हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। मेनली हम इस चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सम्राट अशोक के बारे में इतनी सारी चीजें दे रखी हैं कि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, मैप भी दे रखा है। हम सारी चीजों से बहुत डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कहाँ कहाँ उसका शासन था और क्यों उसको सम्राट कैसे कहते थे, और कैसे उसका जो परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, किस तरह से हुआ, सारी चीजें हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो मेनली ये जो चैप्टर है ये पूरा की पूरा सम्राट अशोक के बारे में है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने हिस्ट्री की दो प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। अगर आपने इस चैप्टर से पहले वाले चैप्टर नहीं देखे, यानी कि 1 से 6 तक के चैप्टर नहीं देखे हैं, या फिर 8th क्लास या 7th क्लास की हिस्ट्री नहीं देखी है, तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 8th क्लास की खुलकर आएंगी सारी वीडियोस, फिर 7th क्लास की आएंगी, और उसके बाद में आपके सामने आएंगी 6th क्लास की। और हाल फिलहाल में अभी हम 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस के आपको, सभी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू खुल के दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू देखने तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और ये जो साइड में दिख रही है आपको प्लेलिस्ट, ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की। मोस्टली बुक को मैंने कवर करा दिया है एसएसटी की, और बाकी जितनी रह गई है उनको कवर करा रही हूँ। आगे हम 11th और 12th की एसएसटी एनसीईआरटी करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सभी प्लेलिस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस अध्याय में रोशन ने के रुपए वाली सामग्री बच्चों की तस्वीर के साथ लगाएं। मतलब ऊपर एक प्रसंग दे रखा है, इन्होंने रोशन के रुपए, और ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्तंभ है, ठीक है, ये आपने कई जगह देखा होगा। पहले क्या, अब भी ये कुछ सिक्कों पर दिखाई देता है, कुछ नोटों पर दिखाई देता है। तो ये कहाँ से आया और इसकी आकृति किसने बनाई? तो ये जो शेरों वाला स्तंभ है, ये हमने कहाँ से लिया है? सम्राट अशोक ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो अपनी धरोहर को अ, आगे तक सुरक्षित रखने के लिए हमने इसको अपनी करेंसी में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, हम जिन शेयरों के चित्र रुपयों या पैसों में देखते हैं उसका लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस अध्याय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। देखो, अध्याय 6 में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 6 में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म और अशोक का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम बात करें कि भारत से बाहर, अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत से बाहर जो है बौद्ध धर्म की, तो ये संभव हो पाया था सम्राट अशोक की वजह से। देखिए, जैन धर्म भारत के बाहर नहीं गया क्योंकि किसी राजा ने उसको बढ़ावा नहीं दिया, जबकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने बढ़ावा दिया था। इसलिए बौद्ध धर्म जो है वो बहुत सारे देशों में, आपको एशिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास के महान राजाओं में से एक अशोक के निर्देशों पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थर पर अभिलेखित उत्कृष्टित किए गए हैं। यानी कि अशोक के स्तंभों पर ऐसा बहुत जगह मिला है। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेख क्या क्या लिखा है, अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। ठीक है, यानी कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, यानी कि भारत में जितना बड़ा साम्राज्य उनका था, उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अशोक जी के दादाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चाणक्य या कौटिल्य। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक में मिलते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सम्राट अशोक थे, उनके राजा थे, उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकुमार थे, और उनके वो घनानंद के भाई थे। ठीक है, जब राज दरबार में एक ब्राह्मण थे, चाणक्य या कौटिल्य, कहीं कहीं उनको चाणक्य बोला गया, कहीं कहीं उनको कौटिल्य बोला गया है। तो वो राज दरबार के ब्राह्मण थे, या गुरु कह सकते हैं, हम गुरु थे। तो उनका राज दरबार में अपमान हुआ था, तो उन्होंने उस अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया कि जिस राजा ने उनका
घनानंद ने जब उनका अपमान किया तो उन्होंने घनानंद को गद्दी से हटाकर अपनी चाणक्य नीति से किसको बैठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के ही भाई थे। चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, देखो जो कौटिल्य हैं उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ये शासन की शुरुआत की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी कौटिल्य या चाणक्य थे। ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ कहो या गुरु कह लो, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि चाणक्य की छत्र छायाओं में ही ये साम्राज्य फल फूल रहा था। ठीक है, अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका बेटा था बिंदुसार। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार। या फिर ऐसे पूछा जाता है अशोक का पिता कौन था, बिंदुसार। तो आप इनको लाइन से याद कर लीजिए, चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक बुक के बारे में जिक्र था, अर्थशास्त्र। बुक का नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम नहीं है, यहाँ पर बुक का नाम ही क्या है, अर्थशास्त्र। ये पुस्तक किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और चाणक्य ने ये जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, इसमें जो अंदर चैप्टर्स हैं वो सारे राजनीति विज्ञान के हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के नहीं है। बुक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन जो अंदर चैप्टर है वो है राजनीति के। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हमें क्या बताती है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक हमें ये जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उसकी शासन व्यवस्था बताती है, यानी कि उनकी राजनीति बताती है कि किस तरह से वो लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें साम्राज्य में बहुत से नगर थे, यानी बहुत बड़े बड़े शहर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे एक ही राजधानी थी पूरे देश की, ऐसा नहीं है। राज्य को क्या किया था इन्होंने, साम्राज्य को अच्छे से शासन चलाने के लिए कई सारे राज्यों में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, और उन राज्यों की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, ये प्रमुख केंद्र थे जहां से राजा शासन व्यवस्था देखता था। तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया में आने वाले मार्ग थे। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत के दक्षिणी भाग में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, देखो नगरों में कौन रहेगा, व्यापारी रहेंगे, सरकारी अधिकारी रहेंगे और शिल्पकार, यानी कि जो बड़े बड़े भवनों को बनाते हैं, चीजों को बनाते हैं। यहाँ शिल्पकार का मतलब ये नहीं है कि किसी एक चीज को बनाना, शिल्पकार का मतलब वो कुछ भी बना रहे हैं, जैसे भवन बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, उन सबको क्या बोलेंगे, हम शिल्पकार बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से मैप को, तो आप जान पाएंगे कि किस तरह से चीजें थी। जिन जगहों पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं उन्हें लाल बिंदु में दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर उन देशों के नाम बताइए जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत में कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। देखो इसको सम्राट अशोक का भी शासन मान सकते हैं या साम्राज्य मान सकते हैं। कह सकते हैं कि हम साम्राज्य, ये पूरा जो भारत है ये पूरा किसका साम्राज्य था, ये अशोक का था। या फिर हम इसको मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य के अंडर में आता था। अब देखिए कितना बड़ा था सम्राट अशोक का शासन। देखो ये जो गंधार है ये आपके अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कितने सारे इलाके हैं जिन पर अशोक का शासन था, भारत पूरा था। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि भारत के कौन से राज्य जो सम्राट अशोक के अधीन नहीं थे या सम्राट अशोक के साम्राज्य में नहीं थे, तो वो पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, कौन सा भारत, पूर्वोत्तर भारत, जिन्हें हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं, वो भारत कौन सा है, वो साम्राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रखा है तक्षशिला, कई बार पूछा जाता है वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है, तो वो आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम पटना के नाम से जानते हैं, उसको हम पहले किस नाम से जानते थे, जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तब उसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। ठीक है, उज्जैन कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उज्जैन में कौन सा मंदिर है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीवित रहते थे। देखो एनसीईआरटी के आप आगे वाले अध्यायों में ये पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासों में आप ये पढ़ेंगे कि जो जनजाति लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करे किन्होंने, जो अंग्रेज थे उन्होंने किए थे। लेकिन अगर हम यहाँ प्राचीन राजाओं की बात करें, जैसे हम सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जंगलों को ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, जंगलों से उन्होंने कुछ भी
अपना शासन थोपा नहीं है जंगलों के ऊपर, या जंगलों में जो जनजाति रहती थी उनके ऊपर अपना शासन व्यवस्था थोपी नहीं है, बल्कि उनको स्वतंत्र रखा था। और वो राजा को कुछ फल फूल या संग्रह करी हुई चीजों को देते थे, ठीक है, और बदला में राजा उनको अनाज वगैरह कुछ देते थे। तो मतलब लेन देन से काम चलता रहता था। पर ऐसा नहीं है कि उनसे टैक्स लिया जाता था या उनसे किसी तरह की कुछ और सेवा ली जाती थी, ऐसा नहीं था, उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ रखा था, है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, इन जनजातियों का कल्चर पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे 7th में और 8th में। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे शायद अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते होंगे और यहाँ अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते होंगे, जैसा कि अभी भारत में होता है कि हर प्रदेश में अलग भाषा बोली जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही प्रदेश में बहुत सारी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात यूपी की करें तो यूपी में बहुत सारी भाषाओं वाले लोग मिलेंगे। दिल्ली में भी बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं यहाँ कुछ लोग, हरियाणवी में भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, ठीक है, तमिल तेलुगु, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक राज्य में भी बहुत सारी भाषाओं का लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पहले रहा होगा अशोक के साम्राज्य के समय। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है? देखो, राज्य में और साम्राज्य में क्या अंतर होता है वो हम देखते हैं। जो राज्य होते हैं ना उनका आकार होता है छोटा, ठीक है, और साम्राज्य का आकार होता है बहुत बड़ा। अब देखो, कोई कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि आज भारत इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सम्राट अशोक के समय में था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन सम्राट अशोक के समय में ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, लेकिन उसके बाद भी भारत, इतने बड़े भारत पर उनका शासन चलता था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है, ठीक है। सम्राट, देखो, जो बड़े इलाके का राजा होगा उसको बोलेंगे सम्राट, ठीक है। जो बड़े इलाकों का राजा होगा उसको बोलेंगे सम्राट, और बड़े इलाके पर जो लोग शासन करेगा उसको बोलेंगे साम्राज्य, ठीक है, उसको राज्य नहीं बोलेंगे, साम्राज्य। अब ये क्या था, सम्राट अशोक का ये पूरा की पूरा साम्राज्य था, यानी कि इतना बड़ा इलाका, बड़ा इलाके को क्या बोलेंगे, साम्राज्य, ठीक है। छोटा इलाका है तो राजा। अब जैसे हमारे भारत में छोटे छोटे राजा बहुत सारी थी, ठीक है। कुछ का शासन केवल महाराष्ट्र में था, कुछ का शासन, जैसे राजपूतों का शासन जो था वो यहाँ पर राजस्थान में था, कुछ का शासन पृथ्वीराज चौहान वगैरह का दिल्ली के आसपास, और कुछ इलाके ये थे राजस्थान के थे, ठीक है। कुछ जो राजा थे वो मध्य प्रदेश के थे, कुछ राजा यहाँ के थे। तो मतलब छोटे छोटे अगर राज्य में शासन है तो उसको हम बोलेंगे राज्य, ठीक है। छोटी छोटी जगहों में अगर शासन चलता था राजाओं का तो हम उसको राज्य बोलेंगे। और बड़ा पूरे भारत पे जिसका राज्य चल रहा है, शासन चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम्राट, ठीक है। तो अशोक कैसा था, एक सम्राट था, और अशोक का जो शासन चलता था वो साम्राज्य में चलता था, ठीक है। सम्राट ही साम्राज्य पर शासन कौन कर सकता है, सम्राट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्राट ही साम्राज्य को संभाल सकता है, तो एक ही बात है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। यानी कि जैसे व्यवस्था आजकल चल रही है टैक्स वगैरह इकट्ठा करने की, वैसी व्यवस्था तब चलती थी। साम्राज्य का शासन, देखो साम्राज्य का शासन कैसे चलता था। अब सबसे पहले हम सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक कॉलम में सम्राट अशोक के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ चीजें दी हुई है, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में पूरी सारी चीजें डिटेल में नहीं दी हुई है, चैप्टर में थोड़ा सा इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलम में देना चाहिए था। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, जो सम्राट अशोक था वो बिंदुसार का बेटा था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और सम्राट अशोक जो था वो पहले एक, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मौर्य साम्राज्य था ये अलग अलग राज्यों में भी बटा हुआ था, क्योंकि शासन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक राज्य का कौन था, अधिकारी भी बोल सकते हैं उसको, राज्यपाल टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल भी बोल सकते हैं, और हम इसको गवर्नर भी बोल सकते हैं। यानी कि पूरा एक राज्य का कार्यभार कौन संभालता था, सम्राट अशोक संभालता था। लेकिन सम्राट अशोक एक योग्य शासक था, इसलिए उसने क्या किया कि उसने 99 अपने भाइयों की हत्या की। कितने, 99, 99, कितने, 99 भाइयों की हत्या की। उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और वह 272 में, सॉरी, 269 में उसने अपना राज्याभिषेक करा लिया, ठीक है। और 272 में वो सार्वजनिक राज्य अभिषेक करवाया, यानी कि 272 में उसने घोषणा कर दी कि इस पूरे साम्राज्य का राजा या सम्राट मैं हूं, अशोक है इसका मतलब, ठीक है। कितने में,
269 में उसने चोरी छुपे अपना राज्याभिषेक कराया था एक स्थान पर, और 272 में उसने घोषणा कर दी कि केवल मैं ही इसका साम्राज्य का अकेला इकलौता वारिस हूं या मालिक हूं। ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि जो सम्राट अशोक थे, वो उन्होंने क्या किया अपने शासन के, ठीक है, 7वें 8वें वर्ष में उन्होंने क्या किया था, युद्ध किया था कलिंग देश पर। ठीक है। अब देखो कलिंग कहाँ था, जो आज का उड़ी, एक मिनट, हाँ, देखिए मैप में जो आज का उड़ीसा है ये क्या है, कलिंग। जो आज का उड़ीसा है उस पर उसने क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है। अब कलिंग, अब सम्राट इतना बड़ा राजा था, कलिंग छोटा सा था, तो 100% जीत किसकी होगी, सम्राट अशोक की होगी। तो जब इसने अपने लालच के लिए, ठीक है, इस पर कलिंग पर युद्ध किया, और क्यों किया था, घोड़ों के लिए किया, ओ सॉरी, हाथियों के लिए किया था क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार के हाथी मिलते थे। तो इसने हाथियों के लिए यहाँ पर युद्ध किया था कि हमारा जो साम्राज्य है और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और यहाँ पर युद्ध किया और लाखों की संख्या में जो योद्धा थे वो मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। और उसके बाद अशोक को लगा कि नहीं, उसने गलत काम किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में उनकी भेंट हुई बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे उपगुप्त, क्या नाम था, उपगुप्त, ध्यान रखना उनका नाम क्या था, उपगुप्त से हुई उनकी भेंट। और उनका जो हृदय था वो परिवर्तन होता चला गया यहाँ से, और यहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद ही उन्होंने अपना जो हृदय परिवर्तन, उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था वो कलिंग युद्ध के बाद से हुआ था, क्योंकि कलिंग युद्ध में लगभग लगभग 1 लाख जो सैनिक थे वो मारे गए थे, और 1.5 लाख सैनिकों, 1.5 लाख लोगों को या दासों को गिरफ्तार किया था। और ठीक है, कौन सी कब हुआ था ये युद्ध, ये लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कितने में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की और जीवन के अंतिम वर्षों में धार्मिक यात्रा की। और धार्मिक यात्रा इन्होंने कैसे की, लुम्बिनी, देखो मैप में देखते हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग मैप है, मैप को आप याद रखो। लुम्बिनी गए ये, फिर गए कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में क्या हुआ था, कपिल वस्तु में जो महात्मा, देखो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उसके बाद ये गए कपिल वस्तु में, उसके बाद गए सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। फिर गए ये श्रेयवस्ती में। ठीक है, श्रेयवस्ती कहाँ है, श्रेयवस्ती मैप में नहीं दे रखा है। और श्रेयवस्ती के बाद गए थे ये कुशीनगर में। ठीक है। और सम्राट अशोक ने क्या किया था, ना केवल खुद ने जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार किया, जबकि अपने बेटा बेटी और बहुत सारे लोगों को इस काम पर लगा दिया कि आप बौद्ध धर्म का प्रचार करो। क्योंकि बौद्ध धर्म की क्या अवधारणा थी, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। बौद्ध धर्म की अवधारणा थी कि किसी भी जीव को हमें अपने स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी व्यक्ति से गलत व्यवहार नहीं करना है, हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना है, और हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है। तो अब जो शिलालेखों के बारे में मैंने आपसे बात की थी चैप्टर के शुरू में, ठीक है, यहाँ पर शिलालेखों की बात चल रही थी। देखो शिलालेख मेनली क्या होते हैं, शिलालेख होते हैं कि पहले बहुत ज्यादा कागज वगैरह नहीं होते थे, तो जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, पत्थरों पर कुछ चीजों को लिखवा देते थे, कुछ संदेशों को लिखवा देते थे जो उन्हें जनता को समझाने होते थे। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, बहुत सारे पत्थरों पर, ठीक है, कुछ संदेश लिखवाए इसी तरह के कि भाई राजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और प्रजा को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से बलि प्रथा पर रोक लगा दी कि जानवरों की भी हत्या मत करो, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, चोरी मत करो, गलत आचरण मत करो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने शिलालेखों के जरिए लोगों को समझाई। और इनकी लगभग अभी तक जितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं लगभग एक 14 शिलालेख हैं, और अलग अलग शिलालेखों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, और लघु शिलालेख बहुत सारे हैं। ठीक है। तो लघु शिलालेख बहुत सारे हैं, और देखो शिलालेख कहाँ कहाँ से हमें मिले हैं, ये सब जो लिखा है वो यही इस मैप में ही लिखा है कि देखो अभिलेखों की प्राप्ति स्थल वो किससे है, वो रेड रेड कलर की जो डॉट है वो उससे है। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल यानी कि यहाँ से हमें अभिलेख मिले हैं अशोक के। ठीक है। और इन अभिलेखों पर मेनली जो लिखा हुआ था वो जनता को संदेश लिखा हुआ था कि जनता को किस तरह का व्यवहार आपस में रखना चाहिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्य का शासन। अब देखिए साम्राज्य का शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। साम्राज्य की शासन व्यवस्था चलती थी, चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी कि जो पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना है,
जो बिहार में है पटना, उस पर सीधा नियंत्रण किसका था? सम्राट का था। यानी कि सम्राट खुद ही देखता था उसके आसपास के जितने भी इलाके थे उनका जो शासन था सम्राट खुद देखता था, और बाकी के जो इलाके थे उनके लिए उसने क्या क्या रखा था? राज्यपालों की नियुक्ति कर रखी थी, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। यानी कि अब पाटलिपुत्र के आसपास का शासन तो सम्राट ने खुद देख लिया, लेकिन दूर दराज के जो है उनके लिए क्या करता था? वो अधिकारियों को रखता था जो कर इकट्ठा करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक स्थान से दूसरे जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक यानी कि कुछ भी चीज मैसेज जनता को देना है, कुछ भी बात जनता को बतानी है, या राजा को बतानी है कि किस तरह से शासन व्यवस्था चल रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं, उनको क्या बोलते थे? संदेश वाहक। यानी कि उनका काम था कि एक जगह की बात दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। राजा ने कुछ अधिकारियों को इस तरह का चुन रखा था कि औचक निरीक्षण, जैसे इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं ना, एकदम से निरीक्षण करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो उसने ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा था कि भाई तुम देखते रहना शासन व्यवस्था ठीक से चल रही है, कोई अधिकारी बेईमानी तो नहीं कर रहा, ठीक है, या जनता का शोषण तो नहीं कर रहा। अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। अधिकारियों के ऊपर कौन था? सम्राट था। सम्राट जो राजा था वो था, और राजा मंत्रियों के साथ मिलकर पूरे देश को या पूरे देश की शासन व्यवस्था को देखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत भी थे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, प्रांत या राज्य एक ही बात होती है, ठीक है, अलग बात नहीं है। आपसे ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे राज्य थे, ये भी सही है, और बहुत सारे प्रांत थे, ये भी सही है, ठीक है, एक ही बात है। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ठीक है। राजधानी कौन कौन सी थी? एक उज्जैन थी और तक्षशिला थी। तक्षशिला कहाँ बताई मैंने? पाकिस्तान में है आज, हाल फिलहाल में। और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? आपका बिहार के पटना में, ठीक है। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। और राजा बनने से पहले सम्राट अशोक भी क्या थे? किसी राज्य के, एक राज्य के क्या थे? गवर्नर थे या राज्यपाल थे। यानी कि उस राज्य की पूरी शासन प्रणाली कौन देखता था? गवर्नर, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। नेक्स्ट है प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पर नदियों पर या मार्गों पर उनका नियंत्रण था, जो कि आगमन के लिए महत्वपूर्ण थे, जहां से उन्हें जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलती थी उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य या चाणक्य ने, ठीक है। पुस्तक के अंदर चैप्टर किस चीज के हैं? राजनीति विज्ञान के। को यह लिखा मैं यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम के लिए कंबल और दक्षिण भारत में सोना। देखो उत्तर पश्चिम कहाँ हो गया? ये आपका गुजरात हो गया। उत्तर पश्चिम गुजरात या महाराष्ट्र के कुछ इलाके, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ इलाके उसके राजस्थान के। देखो अब भी आप जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन किया जाता है, और वहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो पहले पहले से ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो कंबल कहाँ बनते थे पहले? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर पश्चिम कहाँ कहाँ हो गया? आपका गुजरात। दक्षिण भारत में सोना, मेनली सोने की खान कहाँ है भारत में? कर्नाटक में है, ठीक है। तो दक्षिण में क्या था? सोना और बहुमूल्य पत्थर। आपको पता ही है कि जो दक्षिण भारत है, जो नर्मदा नदी से नीचे नीचे वाला भारत है, जो मध्य प्रदेश से नीचे नीचे वाला भारत है, वो किसका बना हुआ है? वो पूरा की पूरा पठार से बना हुआ है ना। कभी ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे, और वो ज्वालामुखी जो ठंडा हो गया था उसी का बना हुआ है हमारा बेसाल्ट की चट्टानों से क्या बना हुआ है? दक्षिण भारत। तो वहां पर बेशकीमती पत्थर मिलते हैं, नो डाउट। तो वहीं से ये लोग पत्थर लेते थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना या टैक्स एक ही बात है, मतलब टैक्स ले रहे हैं या नजराना ले रहे हैं एक ही बात है। इन्होंने नजराने शब्द का प्रयोग किया है टैक्स के रूप में, ठीक है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो जनजाति लोग थे उन पर इनका नियंत्रण नहीं था। जनजाति वाले जो लोग थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, उनको कर वर नहीं देना पड़ता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पद अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला कर दें,
ठीक है। वो क्या लेके आते थे, जो जनजाति के लोग थे, राजा को नजराने में या अधिकारियों को नजराने में टैक्स के रूप में क्या देते थे, हाथी, लकड़ी, मधु, मधु माने शहद होता है, ठीक है, मधु माने क्या होता है, शहद, और मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। अब देखो नजराना क्या होता है, नजराना होता है कर, ठीक है, इसमें यही चीज लिखी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। राजधानी में सम्राट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे। राजधानी में सम्राट से क्या मतलब है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त कौन था, सम्राट अशोक के दादा थे। मैं पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। देखिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो पैरा है ये क्या कहना चाह रहा है। एक यूनान का एक राजा था। यूनान जो है वो ईरान से उधर की तरफ, यानी कि लगभग लगभग आप यूरोप मान सकते हैं। यूरोप या यूनान का एक राजा था, उसका नाम था सिकंदर। आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा। तो सिकंदर की ऐसी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता था, पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता था सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर का एक सेनापति था मेगास्थनीज। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है, सिकंदर किससे युद्ध करने आया था, झेलम नदी के आसपास के इलाकों में शासन चलता था पोरस का, पोरस का नाम सुना होगा आपने। तो पोरस से युद्ध करने आया था सिकंदर। हालांकि पोरस की उसमें हार हुई थी उस युद्ध में, लेकिन सिकंदर इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था पोरस से कि उसने सारा राज्यपाट वापस कर दिया, और पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। राजा की उसने कोई इंसल्ट नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था। उसने कहा था कि मैंने बहुत सारे राजा देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा, और उसने सारा राज्य वापस कर दिया था, ठीक है। और ये उसकी जो सेना थी उसने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया था, इसलिए जो सिकंदर था वो झेलम नदी से ही लौटकर चला गया था, ठीक है। और बेबी लोन नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां का जो सेनापति था, सिकंदर के कई सारे सेनापति थे, ठीक है, जिनमें से एक का नाम था मेगास्थनीज, जो बेबी लोन नामक जगह स्थान का सेनापति था मेगास्थनीज। वो आया था किससे युद्ध करने, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज को हरा दिया था, ठीक है। बाद में उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य से एक डील की थी, या कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे डील की कि 500 हाथियों के बदले जो मैग सॉरी सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, ठीक है, जब युद्ध हार गया था सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डील की थी सेल्यूकस निकेटर से कि 500 हाथी देंगे वो सम्मान में सेल्यूकस निकेटर को, और उसके बदले में क्या होगा, उनकी जो राजकुमारी थी, यानी कि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, उनसे विवाह के लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के घर में जो बहू थी वो कैसी थी, विदेशी। वो कहाँ की थी, यूनान की। आपने कभी किसी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि सम्राट अशोक की एक माँ थी जो इंग्लिश थी, ठीक है। तो उससे इनका विवाह हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, ठीक है। एलिना उसका नाम था, हेलिना उसका नाम था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर जब गया यहाँ से, तो उसने क्या किया, अपना एक राजदूत, ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसको ये बताता कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस तरह से चल रहा है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सारी बातों को सेल्यूकस निकेटर को बताता, और सेल्यूकस निकेटर की चीजों को चंद्रगुप्त को बताता, ठीक है। जैसे आजकल होते हैं ना जो विदेश में रहकर भारत के लिए काम करते हैं, उस तरह के, ठीक है, उनको राजदूत बोलते हैं, ठीक है। राजदूत जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो दूसरे देश में जितने भी काम होते हैं हमारे देश के, उनको देखते हैं। तो उसी तरह से था मेगास्थनीज, ठीक है। अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडियन सॉरी एंडी एक मिनट इंडिका, इंडिका, उसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका, ठीक है। मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, आप ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। उसका नाम था इंडिका, डी का, ठीक है, उसका नाम था इंडिका। और इंडिका नामक पुस्तक में ये चीजें मेंशन है कि किस तरह से युद्ध हुआ, क्या था, भारत के बारे में उसने वर्णन किया है मेगास्थनीज ने कि उस समय का भारत कैसा था। अब आइए देखते हैं कि मेगास्थनीज ने किस तरह से भारत की प्रशंसा की है। मेगास्थनीज बताते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न बनाया जाता था। मतलब जब सम्राट आता था जनता के सामने, तब उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, यानी कि हाथियों को सोने और चांदी के आभूषण पहनाए जाते थे, जो उनके बॉडीगार्ड होते थे। अंगरक्षक माने एंड बॉडीगार्ड, ठीक है। जो राजा के बॉडीगार्ड होते थे वो भी सोने चांदी के आभूषण पहने हुए हाथियों पर
होते थे। ठीक है, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर साथ में चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे तोता बैठे हुए होते थे। ठीक है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे, है ना। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी कि उनकी अंगरक्षक में महिलाएं भी शामिल होती थी। ठीक है, महिलाओं के पास हथियार होते थे और वो राजा की रक्षा करती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाने पीने के लिए खास नौका खाना चखते थे, यानी कि पहले उनके नौकर खाना टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही वो खाना खाएंगे। और राजा कभी भी दो रात लगातार एक कमरे में नहीं सोता था, मतलब अलग अलग कमरे वो चेंज करता रहता था ताकि उसकी कोई मृत्यु ना करते। अब देखो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि आधुनिक पाटलिपुत्र कैसा था, यानी कि आधुनिक पटना कैसा था, पहले कितना खूबसूरत था। इसके बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। कितने बुर्ज हैं? 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। और 3 मंजिल वाले लकड़ी के घर थे। ठीक है, कच्ची ईंटों से बने हुए घर भी थे। राजा का महल भी काठ से बना है। ठीक है, काठ एक लकड़ी का नाम होता है। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नकाशी से अलंकृत किया गया है। पत्थरों से उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ाई गई है। नकाशी यानी कि पत्थरों पर डिजाइन बनाई गई है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा है। यानी कि जो राजा का महल था वो कैसा था? वो बहुत सुंदर था। वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे और चिड़िया वगैरह ये सब रहते थे। ठीक है, राजा को मतलब हरियाली वगैरह पसंद थी। अब देखो इसमें लिखा है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में लिखा है, अशोक कैसा था? अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्रकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, प्रकृत भाषा उस समय क्या थी? सामान्य बोलचाल की भाषा थी। और ब्राह्मी लिपि जो है, हमारे जो हिंदी के शब्द हैं वो बहुत सारे शब्द जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से निकले। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे भाषाओं की जननी कौन है? ब्राह्मी है। भारत के बहुत सारी भाषाओं की जननी कौन है? ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट लिखा है अशोक का कलिंग युद्ध। मैंने आपको बताया कि कलिंग पर उन्होंने युद्ध किया था अपने शासन के 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गए। तृष्णा माने होता है इच्छा या खुश होना। ठीक है, या आशा रखना। लेकिन उनको क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हो गया कि उनको लगा कि यार निर्मम लोगों की हत्या हो गई। 1 लाख लोग कम से कम उसमें मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। और उन्होंने वहां पर कसम खाई कि भाई अब आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध बहुत ज्यादा घातक होता है। ऐसा नहीं है कि युद्ध में जो सामने वाली सेना है उसके सिपाही मरते हैं, जबकि अपने भी सिपाही मरते हैं, अपने भी धन की हानि होती है। ठीक है, अपने भी बहुत सारी नुकसान होता है। आप किसी से आप लड़ोगे तो केवल उसका ही थोड़ी नुकसान होगा, आपका भी तो होगा, आपका भी तो टाइम खराब होगा। आप उसको किसी तरह के अपराध में उसको फंसाओगे या कुछ भी करोगे, उसके साथ कुछ भी गलत करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान होगा। तो अशोक का भी नुकसान हुआ था, तो अशोक का मन भर आया और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। ठीक है, एक अभिलेख में अशोक ने, जो मैंने आपको बताया कि 14 अभिलेख मिले हैं अशोक के, तो कलिंग युद्ध के विषय में जो अभिलेख मिला है वो है आपका 13वां अभिलेख। ठीक है, 13वें अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है। अब इसमें क्या लिखा है? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। ठीक है, यानी कि मैंने उड़ीसा को जीता। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? वह किसी स्वतंत्र देश को जीतना चाहता है जो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए गए, मतलब उनको एक तरह से कैद करके ले आए और जेल में डाल दिया। वो इसमें ब्राह्मण और श्रवण भी थे, यानी कि उच्च कोटि के ब्राह्मण भी थे, है ना। पहले जो आश्रम थे, पहले जो जातियां थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी ना। 4 वर्ण थे, तो पहला था ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भी मारे गए। फिर उसमें जो चौथे वर्ण था उसके लोग, जो श्रवण वर्ण था उसके लोग भी मारे गए, है ना। और क्षत्रिय तो मारे जाते ही, क्योंकि क्षत्रियों का काम ही होता है युद्ध लड़ना। तो बहुत सारे लोग मारे गए जिनका उस युद्ध से कोई मतलब नहीं था। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते थे, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वे भी युद्ध में मारे गए, है ना। इसलिए मुझे पछतावा हो रहा है। मैं धम्म पालन करने, धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है धम्म। धम्म का क्या अर्थ होता है? धर्म। धर्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ।
यानी कि उसने शपथ ली कि अब मैं लोगों तक धर्म की बातें पहुंचाऊंगा। ठीक है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। मैं मानता हूं कि धर्म के मध्य से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है। यानी कि किसी युद्ध में जीतने से ज्यादा अच्छा है कि मैं लोगों का दिल जीतूं। ठीक है, मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कृष्ट कर रहा हूँ, यानी कि यह अभिलेख मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे बोला जाए कि धर्म जीवन जिए। अब देखो इसमें धर्म का मतलब दे रखा है कि धर्म का क्या मतलब होता है, धर्म। नेक्स्ट है अशोक का धर्म क्या था। देखो एक नीचे एक चित्र दे रखा है, ये कितना अच्छा है। और ये जो उसकी पत्थर की जो मूर्त है, ये हमारे कहाँ रखी हुई है, ये हमारे राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। ठीक है, एक धरोहर के रूप में, है ना, जो अशोक के समय में बनवाई गई थी। नेक्स्ट इसमें लिखा है अशोक का धम्म क्या था। देखो धम्म क्या था उसके बारे में हम देखेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल वही अवधारणा है जैसी बौद्ध धर्म की अवधारणा थी। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, और उन्होंने अपनी शिक्षा किससे ग्रहण की थी, उपगुप्त से। उपगुप्त कौन थे, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उसमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और कई बार इनमें टकराव पैदा होता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े हुआ करते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक है, मतलब उनका ये काम है कि लोगों को ये बताया जाए कि आपस में लड़ना नहीं है। ठीक है, बलि नहीं चढ़ानी है, इस तरह से। इसलिए उन्होंने धम्म या महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने क्या किया, अधिकारियों की नियुक्ति की जिनको क्या बोला जाता था, धम्म महामत्ता, महामत। ठीक है, क्या बोला जाता था उन अधिकारियों को, धम्म महामत। ये क्या करते थे, इनका क्या काम था, इनकी अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, यानी कि धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेशों को कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों में खुदवाया। ठीक है, जैसा कि चैप्टर जब शुरू हुआ था, जब भी बताया गया था कि अशोक के शिलालेख कई जगह मिलते हैं। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजाओं के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनवाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ठीक है, सीरिया में प्रचार किया बौद्ध धर्म का। मिस्र में, ग्रीक में अपने राजदूतों को भेजा, और उनकी पुत्री का नाम था पुत्र का नाम था महिंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। थाईलैंड में, चीन में, बहुत सारी जगह में भेजा था बहुत सारे अधिकारियों को। और एशिया में जो लाइट या प्रकाश फैलाने का काम किया बौद्ध धर्म का, वो पूरा की पूरा श्रेय जाता है सम्राट अशोक को। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, खुदवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। यानी कि उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों की भी सुविधा की कि मनुष्यों के लिए भी और साथ में जानवरों के लिए भी। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते एक राजा जो इतना क्रूर था, जिसने केवल अपने लाभ के लिए एक इतने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद वो गद्दी पर बैठा था, तो कितना क्रूर था। और बाद में उसका हृदय इतनी अच्छा परिवर्तन हुआ कि उसने न केवल खुद के लिए बल्कि अपनी जनता के लिए भी बहुत सारे काम किए। अब देखो आपको जानने की उत्सुकता रहेगी कि इनकी वंशावली किस तरह से थी। मैं एक बार आपको थोड़ा सा सही नजर से बता देती हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनना। मौर्य वंश की वंशावली बता रही हूँ, मतलब मौर्य वंश में कौन कौन से राजा रहे उनके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद थे बिंदुसार, उसके बाद थे अशोक, अशोक का बेटा था कुणाल, और कुणाल के बाद थे दशरथ मौर्य। ठीक है, उसके बाद थे संपत्ति, और उसके बाद थे शाली शुल्क। ठीक है, उसके बाद थे देव वर्मन, और उसके बाद थे शतधत्रावा। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन थे, भरत। तो एग्जाम में मोस्टली क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे, तो आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे महान शासक कौन था, सम्राट अशोक। और सबसे लास्ट वाला राजा कौन सा, सबसे अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम है भरतरथ। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है भरतरथ। सबसे पहले किसने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और सबसे महान शासक कौन थे,
सम्राट अशोक थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये दे रखा है और ये लास्ट पैरा है, अपनी प्रतिज्ञा के लिए अशोक का संदेश, सॉरी अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। उन्होंने अपनी प्रजा को यानी अपनी जनता को, अपने देश को क्या संदेश दिया। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, अनुष्ठान यानी पूजा पाठ या यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह जो कराते हैं, कब कब कराते हैं, बीमार होते हैं जब, बच्चों का विवाह होता है जब, या बच्चे होते हैं जब, या बच्चों जब वो कोई यात्रा करने जाते हैं जब, या फिर यात्रा से करके आते हैं जब, जैसे अभी होता है ना, जैसे अमरनाथ की यात्रा करके आते हैं तो फिर कन्या खिलाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं तो भी भोजन कराते हैं, बच्चों को कन्या खिलाते हैं, उस तरह से। ठीक है, ये कर्म कांड किसी काम से नहीं होता। ठीक है, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस तरह के हवन वगैरह से कुछ नहीं होता, जबकि आपको क्या करना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना व्यवहार बदलना चाहिए। अब देखिए ये रीतियां कौन कौन सी है जिनसे फर्क पड़ता है, आपके अच्छे कर्मों में काउंट होते हैं, वो कौन कौन से काम है। अशोक बता रहे हैं कि ये है अपने दास या अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, और ब्राह्मण और श्रवणों को दान देना। ठीक है, श्रवण होते हैं ST SC, ठीक है, उनको बोलते हैं, सॉरी SC को बोलते हैं श्रवण। ठीक है, ब्राह्मण जनरल में आते हैं और ये आते हैं SC में, है ना। देखो मेरा मकसद किसी को भी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जो चीजें लिखी हैं उनको बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इसलिए एक एक शब्द की हिंदी बता रही हूँ। इसलिए मैं किसी भी जाति सूचक शब्द का या इस तरह का कुछ भी प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप कई लोगों को नहीं पता चलेगा ना कि श्रवण का क्या मतलब है। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब तो आप सब जानते हैं, तो श्रवण का मतलब समझाना भी तो जरूरी है ना। तो इसलिए अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बताओ कि हमारा धर्म जो है वो बहुत अच्छा है और तुम्हारा धर्म गंदा है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों के धर्म का भी आदर करना चाहिए, अपने धर्म का भी आदर करना चाहिए, दूसरों का भी। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई या दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म का ज्यादा नुकसान कर रहा है। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, आप ये ऐसा दिखा रहे हो कि भाई तुम सामने वाले को ये फील करा रहे हो कि भाई तुम्हारा धर्म तो बेकार है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही धर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हर किसी को दूसरों के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। और ये जो सम्राट वाली चीजें थी, बिल्कुल लास्ट में ऐसा ही मन हृदय परिवर्तन किसका हो गया था, अकबर का हो गया था। ठीक है, अकबर ने भी फिर एक इबादत खाना खुलवाया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग बैठते थे और चर्चा करते थे, सभी धर्मों के लोग, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म से थे, जैन धर्म से थे या हिंदू धर्म से थे, सारे धर्म गुरु आपस में बैठकर चर्चा करते थे और जो अच्छी बातें होती थी उनको अपनाया जाता था समाज के में। ठीक है, तो इसी तरह से काम किसने किया था, इसी तरह से काम किया था अकबर ने, सेम जैसे अशोक ने किया था। ठीक है, देखो इसमें लिखा है जो अ है, ठीक है, जो अ है वो आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे लिखा जाता था, बंगला में ऐसे लिखा जाता था, और मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। तो इन्होंने बताया है कि जो ब्राह्मी है वो बहुत सारी भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की SST NCERT पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, या फिर मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना, उनको बता देना कि SST बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। पहले किसी चैप्टर की थ्योरी कराई जाती है, उसके बाद उसके MCQ कराए जाते हैं। और आपको थ्योरी या MCQ जो भी देखने हैं, ठीक है, हिस्ट्री के, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जहां पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना, क्लास और चैप्टर का नाम लिखा है, उसके नीचे बिल्कुल जस्ट नीचे मोर लिखा हुआ है छोटा सा, उस मोर पर क्लिक करना। ठीक है, वहां से आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है दोनों प्लेलिस्ट की, आप उन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर ये सब भी देख सकते हैं। ठीक है, अब तक मैंने जितना भी हिस्ट्री के चैप्टर कराए हैं वो सभी देख सकते हैं NCERT के। और वीडियो को करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सबको वीडियो को लाइक करके जाना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड करी है। वैसे वीडियो अपलोड करने का जो फिक्स टाइम है वो सुबह के 9 बजे का है। ठीक है, और शाम के 6 बजे, या कभी मुझे टाइम नहीं मिलता है तो रात के 9 बजे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। शाम के 6 बजे जो वीडियो आती है वो आपकी जीके से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो आती है, कई बार मोटिवेशनल वीडियो भी आती है, ताकि आप ये समझ सकें कि समाज कैसा है और आपको समाज में किस तरह से व्यवहार करना है। ये सारी चीजें भी आपको मोटिवेशन वीडियो में सीखने को देखने को मिलती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।